रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। शमशुद्दीन मियाँ जब से नौकरी मिली थी तब से काफी प्रसन्न थे। शमशुद्दीन इस गांव में काफी समय से रहते थे और जीवन के काफी बुरे पल देखे थे। एक दिन अचानक उनके चाचा घर आए और बताया कि पास ही के शहर में एक बड़ी सी प्लास्टिक फैक्ट्री खुली है। चाचा की ही मदद से शमशुद्दीन को इस फैक्ट्री में नौकरी मिली थी और 1 साल के अंदर ही जैसे उनके जीवन में काफी परिवर्तन आ गया। थोड़े बहुत पैसे जमा करके इस जमीन को उन्होंने खरीदा था और अपने पुराने झोपड़े से इस 1 मंजिला मकान में आ गए थे। हालांकि जमीन अपेक्षाकृत सस्ती मिली थी, मगर जमीन को लेना गांव वालों और उनके रिश्तेदारों की नजर में कुछ सही न था, क्योंकि जमीन गांव के एकदम आखिरी सिरे पर थी और यहां से शुरू होता था बांस का जंगल और उसी जंगल के अंदर था गांव का कब्रिस्तान। शमशुद्दीन के घर के आखिरी सिरे से जहां पर कि एक हैंडपंप था, उससे कुछ ही दूरी पर दीवार थी जो आधी टूट चुकी थी। सालों पहले बनी दीवार आखिर कब तक अपना बोझ संभालती। यह दीवार एक तरह से सीमा रेखा थी उस लोक के वासियों और इस लोक के वासियों के बीच। हालांकि दीवार इतनी छोटी थी कि आसानी से कूदकर इस पार से उस पार और उस पार से इस पार आया जाया जा सकता था, मगर शमशुद्दीन अल्लाह को मानने वाला व्यक्ति था। उसकी नज़र में जो अल्लाह ने दिया उसी में खुश रहना चाहिए। अगर अल्लाह की मर्जी है कि सोए हुए लोगों के करीब ही वो लोग रहें तो इसमें बुराई क्या है। और वैसे भी कब्रिस्तान से डर क्या, वहां तो सब लोग चुपचाप आराम कर रहे हैं कयामत के दिन का इंतजार में। शमशुद्दीन के परिवार में उसकी पत्नी आयशा और बेटा नूर बस यही थे। नूर ने अभी अभी 12वीं क्लियर की थी और कॉलेज जाना शुरू किया था। हालांकि शमशुद्दीन की इच्छा यही थी कि वो जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई खत्म करे और कुछ काम शुरू करे। आखिरकार उम्र हो रही है शमशुद्दीन की, कितने दिनों तक परिवार की गाड़ी खींचेंगे। नूर भी दूसरे लड़कों से जरा अलग ही था। ज्यादा लोगों से मिलना जुलना, लड़कों के साथ घूमना उसे पसंद नहीं था। थोड़ा सा इंट्रोवर्ट नेचर का था और उसके साथ साथ डरपोक किस्म का था, अगर कहें तो उतना बुरा ना होगा। 12वीं में अच्छा रिजल्ट लाने के फल से उसके पिता ने उसे एक मोबाइल खरीद के दिया था। बस तब से मोबाइल उसका साथी था। गर्मी की छुट्टियां मोबाइल चलाते ही बीत रही थी। फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, लगभग सब में उसने अपना अकाउंट बना लिया था और सोशल मीडिया की दुनिया में छाने का प्रयास कर रहा था। और इसी चक्कर में कई बार देर रात तक जागता रहता था। नूर अब बड़ा हो चुका था, इसलिए अम्मी अब्बा के साथ उनके कमरे में नहीं बल्कि उनके पास वाले कमरे में सोता था। नूर के कमरे की खिड़की हैंडपंप वाले हिस्से में खुलती थी और वहां से कुछ ही दूरी का वो बांस बन दिखाई देता था। हालांकि गांव शहर के पास था मगर काफी पिछड़ा हुआ था। इलेक्ट्रिक पोल्स थे मगर स्ट्रीट लाइट नहीं थी। कुछ कुछ जगह थी तो कुछ जलती थी, कुछ नहीं जलती थी। रात 8 बजते ही गांव पूरी तरह से सन्नाटे में भर जाता था और ऐसे में बांस बन के पास खड़ा शमशुद्दीन का मकान जंगल में एक छोटी सी लालटेन की भांति दिखाई देता था। उस रात भी गर्मी काफी थी। नूर देर रात तक जागकर व्हाट्सएप चला रहा था। अचानक
मोबाइल की घड़ी की तरफ नजर गई तो रात के 1 बज रहे थे। उसने मोबाइल बंद करके सोना चाहा, मगर अचानक प्यास लगाई। बिस्तर से उठकर पास ही रखे घड़े से पानी निकालने गया तो पता चला पानी तो है ही नहीं। ओह, लगता है रात में अम्मी पानी भरकर रखना भूल गई हैं। मगर प्यास तो गला फाड़े दे रही है, पानी नहीं पीने से नहीं चलेगा। अब ऐसे में एक ही तरीका है, हैंडपंप पर जाकर पानी ले आए। तो क्या अम्मी अब्बू को वो जगा ले? अरे नहीं, ये क्या बात हुई, अम्मी अब्बू हंसेंगे उस पर, अब वो बच्चा नहीं रहा। छोटे से घड़े को लेकर वो हैंडपंप की तरफ चल पड़ा। हैंडपंप के पास खड़े होकर सामने फैले घने बांसबन को एक बार उसने देखा। पहले ही कह चुके हैं, नूर थोड़ा सा डरपोक किस्म का था, इसलिए उसके मन में एक अजीब सी सरसराहट दौड़ गई उस ओर देखकर। सामने के बड़े घने पेड़ और उसके बाद हर पेड़ के नीचे एक एक कब्र, जिसमें सो रहे हैं लोग। और ये दीवार एक तरह से सीमा रेखा उस लोक और इस लोक के बीच। अचानक ही नूर ने अपने विचारों को झटका और जल्दी से पानी भर के कमरे की तरफ जाने की कोशिश की। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज उसके कानों में पड़ी। नूर चौंक गया। ये कैसी सरसराहट की आवाज? मटका वही रख के वो 2 कदम और दीवार के पास चला आया। आवाज और स्पष्ट हो गई। नूर के मन में ऐसा लगा जैसे जाकर एक बार देखना चाहिए क्या है, जैसे किसी सम्मोहन में वो बन गया था। धीरे धीरे उसके कदम अपने आप दीवार के बिल्कुल पास आ गए। फिर दीवार पार करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रात का सन्नाटा और उसमें आवाज और तेज हो रही थी। जब नूर नल पर पानी भर रहा था तो जंगल की तरफ से उल्लुओं के बोलने की आवाज आ रही थी। मगर जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ उल्लुओं ने बोलना बंद कर दिया है। मगर वो आवाज और तेज हो गई है। थोड़ा सा और अंदर आते ही नूर के कदम अपने आप ठिठक गए। ये क्या? कब्र के पास कोई उकड़ू होकर बैठा है और वहीं से वो आवाज आ रही है, जैसे जैसे कुछ चबा चबा कर खाने की। मगर कौन है वो और क्या खा रहा है? अब तक नूर की आंखें अंधेरे में देखने में समर्थ हो गई थी और उसी में उसने देखा वो जो भी है और बैठकर जो भी खा रहा है, उसके सामने की कब्र खुली हुई है और वो कब्र से ही कुछ निकाल कर खा रहा है। अगले ही पल नूर की छठी इंद्री जैसे जाग उठी। ओह, ये जो भी है ये इंसान नहीं हो सकता, और जो वो कर रहा है वो कितना घृणित है। अचानक ही सड़े हुए मांस की बदबू ने नूर के नाक को झंकार दिया। अचानक उसका जी मचल उठा और चोर की आवाज के साथ उल्टी निकल गई। और इस आवाज को उसने भी सुन लिया जो वहां बैठकर कुछ खा रहा था। अचानक उसने मुड़कर नूर की तरफ देखा और नूर ने जो कुछ सामने देखा उसे देखकर उसकी जैसे दिल की धड़कनें रुकने को आई। अंधेरे में जो चेहरा उसकी ओर मुड़ा, उसकी 2 लाल लाल आंखें थी। ऐसा लगता था जैसे दोजक की आग उसकी आंखों में जल रही है। होंठ नहीं थे, उसकी जगह दांत दिखाई दे रहे थे और खुले हुए इन दांतों में खून और मांस चिपका हुआ था। तेज बदबू आ रही थी नूर की तरफ। अचानक ही
नूर को लगा उसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, उसे तुरंत भागकर अपने घर की तरफ जाना चाहिए। मगर ये क्या, उसके पैर हिल नहीं पा रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दलदल में धंसता चला जा रहा है और वहां से निकलना मुश्किल है। अचानक हुआ करती उसकी तरफ मुड़ी और धीरे धीरे उसकी तरफ दौड़ने लगी। एक भयानक सी आवाज करती हुआ करती उसकी ओर आ रही थी, अपने दोनों हाथों और पैरों के बल पर, जैसे कोई बंदर उसकी तरफ दौड़कर आ रहा हो। और अगले ही पल नूर बेहोश होकर वहां पर गिर पड़ा। अगले दिन सुबह शमशुद्दीन जब नल के पास पहुंचे तो पाया नल के पास ही नूर बेहोश पड़ा है और पास ही उसका कमरे का घड़ा उल्टा गिरा हुआ है। कड़कड़ाती ठंड की इस रात में लड़का बाहर क्या कर रहा था? तुरंत ही उसे उठाकर कमरे में लेकर गए। थोड़ी बहुत तीमारदारी करने पर उसे होश आ गया, मगर इसके बाद शमशुद्दीन की जिंदगी में जैसे परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा। उस दिन के बाद से नूर का व्यवहार एकदम अजीब सा हो गया था। वैसे लड़का ज्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करता था, मगर अब तो और हालत खराब हो गई थी। दिन भर अपने कमरे में बंद रहता, खाना पीना छोड़ दिया था। हर दिन उसकी मां उसे खाना देकर आती, मगर वो खाता ना था। और सबसे बड़ी बात, उसके सबसे प्यारे मोबाइल को वो कई दिनों से छुआ तक नहीं था। बस दिन भर अपने खाट पर अधलेटा पड़ा रहता। एक दिन शमशुद्दीन उसके कमरे में गए। बेटा, क्या हुआ है तुमको? अपने जान से प्यारी औलाद को इस तरह हरकतें करते देखकर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर नूर कुछ न बोला। कमरे में बासी खाने की बदबू भरी हुई थी। तुरंत ही कमरे की सफाई करवाई उन्होंने। ये क्या हाल बना रखा है कमरे का तुमने? बेटे से बोले। उसके बाद उसके पास बैठकर उससे बातें करने लगे, मगर नूर ने एक शब्द नहीं कहा। अभी तो धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव इस तरह होते जा रहे थे जैसे वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते जा रहा है, और अगर उसके अब्बा ने एक दो बात और कही तो शायद उन पर हमला भी कर दे। शमशुद्दीन उसके कमरे से चले आए। फिर एक दिन उन्होंने गांव के वैद्य को अपने साथ लेकर आए। वैद्य ने लड़के की हालत देखकर कुछ दवाइयां दी, मगर दवाइयां भी बेअसर। लड़का धीरे धीरे जैसे बीमार सा होता जा रहा था। न खाने की वजह से आंखों के नीचे कालिक पड़ गई थी, शरीर सूखता जा रहा था, वजन घटता जा रहा था। अपनी जान जैसी औलाद की ऐसी हाल देखकर आयशा और शमशुद्दीन बेहद परेशान थे, मगर करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन शमशुद्दीन जैसे ही फैक्ट्री से लौटा, अचानक आयशा दौड़ती हुई आई। अल्लाह अल्लाह, आप आ गए, जल्दी आइए, देखिए तो। शमशुद्दीन घबराया हुआ आयशा के पीछे पीछे गया। नूर के कमरे में पहुंचते ही जो कुछ उन्होंने देखा, उनके हाथ पैर कांप उठे। नूर उल्टी कर रहा था, मगर ये उल्टी साधारण उल्टी नहीं थी, बल्कि उल्टी करते ही साथ खून के थक्के उसके शरीर से बाहर निकल आते थे। उसी के सामने 2 बार उसने वैसी उल्टी की। ओह, एक तो लड़का ऐसे ही कमजोर है, और अगर ऐसे ही खून की उल्टियां करता रहा तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। बच्चे की तरह सिर पर हाथ रखकर वहीं पर शमशुद्दीन बैठ गए और रोने लगे। या अल्लाह, ये सब क्या है? क्या हो रहा है मेरी औलाद के साथ? या खुदा, मदद कर। तभी अचानक नूर ने शमशुद्दीन की तरफ देखा और एक अजीब सी हंसी हंस पड़ा। अब्बा, डरो मत, अभी नया खाना चालू किया है ना, इसलिए पेट में ठीक से हजम नहीं हो रहा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ये किस आवाज में उनकी औलाद बात कर रही है? ये तो नूर की आवाज नहीं है। आखिर उसे हुआ क्या है? आयशा और शमशुद्दीन दोनों बेहद परेशान थे, मगर बात अगर सिर्फ नूर की तबीयत की होती तो शायद वो लोग
सहन कर भी जाते, मगर धीरे धीरे घर में कुछ अजीब और गरीब परिस्थितियां होने लगी थी। एक दिन शमशुद्दीन सवेरे गुस्ल कर रहा था, जल्दी फैक्ट्री जाना था उसे। अचानक आयशा चीखती हुई उसकी तरफ आई, या अल्लाह, जल्दी आइए, देखिए। दौड़ते हुए शमशुद्दीन आयशा के पास गए। रसोई की तरफ उंगली करके वो कांप रही थी। शमशुद्दीन ने जब रसोई में जाकर देखा तो कुछ भी सामान्य न दिखा। आयशा बोल पड़ी, अभी अभी मैं चावल पका रही थी, जैसे ही मार निकालने के लिए मैंने बर्तन खोला तो उसमें मेंढक तैर रहे थे। क्या, ये क्या कह रही हो तुम? शमशुद्दीन दौड़ कर गए और जैसे ही चावल की देग का बर्तन हटाया, अंदर तो चावल ही उबल रहे थे। ये क्या बकवास करी हो बेगम, यहाँ तो चावल ही उबल रहे। नहीं, मैंने सच में देखा, वहां मेंढक तैर। बकवास मत करो, एक तो लड़के की ऐसी हालत और अब तुम भी पागलपन कर रही हो। ओफ, दोनों माँ बेटे ने मिलकर लगता है मुझे पागल बनाने की ठान ली है। आज मुझे खाना नहीं खाना, भूखे पेट ही जाऊंगा मैं दफ्तर, कहकर कपड़े पहनकर शमशुद्दीन निकल गया। वो दिन शाम को शमशुद्दीन का भाई आया था उनके घर बेटी की सगाई की दावत देने, और काफी दिनों बाद आने की वजह से भाभी से एक फरमाइश की थी। आयशा हलीम बहुत अच्छा बनाती थी, इसलिए उसने हलीम खाने की जिद की। बाजार से मांस लाकर बनाने में समय लगेगा, इसलिए आयशा ने घर में पाली हुई मुर्गियों में से ही एक मुर्गी हलाल की और हलीम तैयार करने लगी। अचानक ही शमशुद्दीन भी फैक्ट्री से लौट आए। भाई से मिलकर वो बहुत खुश हुए और दोनों बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद ही आयशा 2 प्लेटों में हलीम लेकर उनके पास आई। प्लेटें सामने रखकर उन्होंने खाने का निवेदन किया। शमशुद्दीन के भाई ने प्लेट में से एक चम्मच हलीम निकालकर अपने मुंह में दिया और अगले ही पल थू 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 करते हुए खड़े हो गए। भाभी जान, ये क्या बनाया है आपने? क्या हुआ? मैंने तो भाभी, इसका मांस सड़ा हुआ है। क्या? आप क्या कह रहे? मैंने तो अभी घर की मुर्गी काटकर। देखिए, अचानक ही प्लेट में चम्मच हिलाकर शमशुद्दीन के भाई ने दिखाया और आयशा और शमशुद्दीन देखकर चौंक उठे। प्लेट पे कुछ अजीबोगरीब तरह के कीड़े किलबिला रहे थे। शमशुद्दीन ने अपनी प्लेट में भी हिलाकर देखा तो उसमें भी कीड़े पड़े थे। या अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? आयशा चीख पड़ी। भाईजान गुस्सा न हो, बैठे, मैं अभी दूसरा बना के ला देती हूँ। नहीं भाभी, रहने दे, मैं जाऊंगा। अच्छा, पानी पिला दे। कहते हुए आयशा ने पानी का गिलास शमशुद्दीन के भाई की तरफ बढ़ा दिया, मगर पहला घूंट लेते ही भाभी, यह क्या है? गुस्से से तमतमा उठा था शमशुद्दीन का भाई। गिलास आयशा की तरफ बढ़ाया, अपनी नाक के पास गिलास ले जाते साथ आयशा को भी जैसे उल्टी से आ गई। गिलास का पानी ऐसे बरसा रहा था जैसे मछलियों से भरे तालाब से उठाकर लाया गया हो। शमशुद्दीन के भाई की आंखें क्रोध से जल उठी थी। अचानक आयशा बोली, अल्लाह, बैठिए भाईजान, मैं अभी हैंडपंप से पानी ला देती हूँ, मैं अभी हैंडपंप से पानी ला देती हूँ। तुरंत ही हैंडपंप से पानी लाकर आयशा ने उन्हें दिया। पानी पीकर उनका गुस्सा शांत हुआ और वो वहां से रुखसत हो गए। भाई के जाते ही शमशुद्दीन चीख पड़े, ये सब क्या तमाशा शुरू किया है तूने? हाँ, क्या तू मुझे चैन से नहीं रहने देगी? इतने दिनों बाद मेरा भाई आया, उसके साथ ऐसा बिहेवियर। मगर मैंने कुछ नहीं किया। तू क्या चाहती है? इस उम्र में मैं तुझे तलाक दे दूं? अल्लाह, ऐसा मत कहिए। तो फिर अपनी हरकतों से बाज आ जा। कहते हुए शमशुद्दीन घर की चौखट पर ही एक बीड़ी सुलगाकर बैठ गया। आयशा रसोई में चली गई। जाते जाते शमशुद्दीन के भाई ने आयशा से कुछ बातें कही थी। वो उसी के बारे में सोच रही थी। उन्होंने कहा, भाभी, ये सब आपके घर में क्या हो रहा है? मुझे यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं लगते। जब मैं घर में आया था तो सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। और नूर को क्या हुआ है? इतने दिनों बाद उसके चचा आए, कमरे से बाहर तक नहीं निकला। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है भाभी। हालांकि जब
शमशुद्दीन उसे डांट रहा था तब आयशा ने लाख मिन्नतें की थी और यह भी कहा था कि उसे उन्हें कुछ बताना है, मगर गुस्से से भरे शमशुद्दीन को कुछ भी सुनने की फुर्सत न थी। अब उसका गुस्सा उतर चुका था। रसोई में आकर वो बोला, मुझे माफ करना बेगम, मैं थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। अब तुम कुछ कहने वाली थी। आयशा ने भी अपनी आवाज धीमी करते हुए बोली, हाँ, अभी भाईजान जाते जाते कुछ बातें कह गए हैं और फिर जो कुछ शमशुद्दीन के भाई ने कहा था वो उसने बता दिया। साथ ही बोली, मुझे भी आपको एक बात बतानी है। आपको तो मालूम ही है, लड़के की फिक्र में मुझे आजकल रातों को देर तक नींद नहीं आती है। आप तो फैक्ट्री के थके हारे जल्दी सो जाते हो। परसों रात को अचानक ऐसा लगा जैसे नूर के कमरे का दरवाजा खुला है। मैं भी उठकर कमरे से बाहर गई तो पाया नूर पिछवाड़े का दरवाजा खोल के बाहर जा रहा है। मैं भी उसके पीछे पीछे गई। तभी मैंने देखा हैंडपंप के पास रखी बड़ी सी कुदाल उसने हाथ में उठा ली और फिर दीवार फांदकर कब्रिस्तान की तरफ चला गया। मेरी तो हिम्मत नहीं हुई आगे जा सकूं, मगर वो कुदाल लेकर कब्रिस्तान में क्यों गया होगा? मैं डर के चुपचाप दरवाजा भिड़ा के आके लेट गई और इंतजार करने लगी कब वो वापस आता है। करीब 2 घंटे बाद वो वापस आया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर कल रात भी मैंने इंतजार किया क्या होता है। रात 12 बजे ठीक वैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खुला और जब मैं पीछे गई तो अरे, तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई और तुम पीछा करते हुए उसके पीछे क्यों नहीं गई? या अल्लाह, कैसी बात करते हैं, रात के समय मैं कब्रिस्तान में जाऊंगी। ठीक है, आज रात मैं जाऊंगा, देखता हूं क्या हो रहा है। उस रात आयशा थक कर जल्दी सो गई थी, मगर शमशुद्दीन की आंखों में नींद न थी। वो जाग कर इंतजार कर रहे थे। रात ठीक 12 बजे नूर के कमरे का दरवाजा खुला। वो भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल आए। जैसा आयशा ने कहा था ठीक वैसे ही नूर कुदाल हाथ में लिए दीवार फांद कर कब्रिस्तान की तरफ चला गया। साथ साथ शमशुद्दीन भी उसके पीछे पीछे चले गए। नूर रफ्तार में काफी तेज था, इसलिए वो काफी आगे निकल गया था। शमशुद्दीन धीरे धीरे कब्रिस्तान पहुंचे और इधर उधर ढूंढ ही रहे थे कि अचानक एक कब्र के पास पड़ी एक चीज को देखकर उनका दिल धड़क उठा। ये तो उनके घर की कुदाल है। और तभी अंधेरे में उनकी नजर पड़ी कब्र के पास बैठे एक इंसान पर, जो कद में नूर के बराबर था और कब्र से लाश के पैर को निकालकर उसे तोड़ने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। अचानक चौंक पड़े शमशुद्दीन। ये क्या कर रहा है उनका बेटा? कब्र खोदकर लाश के पैर क्यों तोड़ रहा है? नूर! चीख पड़े थे वो और अचानक ही नूर ने मुड़कर उनकी तरफ देखा। ये क्या? ये उनका बेटा नूर! मुंह में खून की धारा बाहर निकल रही थी, आंखें सफेद सी। लग रहा था जैसे एक शैतान वहां पर बैठा हुआ है। अचानक ही शमशुद्दीन की तरफ देखकर वो हंस पड़ा। ये आवाज नूर की नहीं हो सकती। वो 4 कदम पीछे छिटक गए। तभी अचानक उन्होंने महसूस किया सब कुछ सामान्य हो रहा है। नूर की आंखें भी अब सामान्य होने लगी है और तभी उसकी आवाज उनके कानों में पड़ी। अब्बा, अब्बा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी हिफाजत करो अब्बा, अब्बा। उसके बाद शमशुद्दीन बेहोश होकर वहीं गिर गए। सवेरे जब होश आया तो उन्होंने अपने आप को एक खुदी हुई कब्र के पास पड़ा पाया। किसी तरह से घर पहुंचे
शमशुद्दीन बेहद परेशान हो गए थे। उस दिन फैक्ट्री में उनका मन नहीं लग रहा था, अतः जल्दी छुट्टी लेकर घर लौटने लगे। फैक्ट्री के आते जाते रास्ते में एक दरगाह पड़ती थी। किसकी दरगाह थी पता नहीं, मगर दिन के समय वहां बहुत भीड़ रहती थी। शमशुद्दीन हालांकि अल्लाह को मानते जरूर थे, मगर इतना समय न देते थे धार्मिक कार्यों में। अतः ऑफिस के रास्ते पर दरगाह होने के बाद भी आज तक वहां जाने की जरूरत उन्होंने न समझी। मगर आज बेटी की परेशानी से परेशान होकर उनके कदम अपने आप दरगाह की तरफ चल पड़े। सुबह दरगाह में काफी भीड़ भाड़ रहती है, मगर शाम के समय दरगाह सुनसान थी। साइकिल पास ही में रखकर वो दरगाह के पास गए और लेटकर फूट फूट कर रोने लगे। आप कौन है मुझे नहीं पता, मगर आपको अल्लाह का बंदा जानकर मैं अपने बेटे की जान की हिफाजत की भीख मांग रहा हूं। तभी अचानक बाहर से आवाज आई, कौन है रे, कौन रो रहा है? उठकर वो बाहर आए। बाहर एक फकीर जैसा व्यक्ति खड़ा था, काला अलखल्ला पहने। आप कौन है बाबा? कल्ला, हमारा नाम काले बाबा है, हम इसी दरगाह में रहते हैं। क्या बात है, क्यों रोता है? बाबा मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए। कल्ला, बेटा तेरे बेटे की जान बहुत मुसीबत में है रे। बेटे की ही क्या, तुम्हारे घर के सबकी जान मुसीबत में है। चल 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 चल, मुझे तुरंत अपने घर ले चल। फकीर की बात सुनकर शमशुद्दीन थोड़ा सा शांत हुआ और उसे लेकर घर की ओर चल पड़ा। अभी वो लोग उनके घर के कुछ ही दूर पहुंचे थे कि अचानक फकीर बोल पड़े, तेरे घर से सड़ी हुई लाश की बदबू आ रही है। अल्लाह, मुझे नहीं लगता तेरे घर सुरक्षित है, कुछ बहुत बुरा तेरे घर में है। उसके बाद शमशुद्दीन उन्हें घर के पिछवाड़े लेके गया। फकीर ने वहीं पर बैठने के लिए जगह मांगी और कहा, जा अपने बेटे को लेकर आ। शमशुद्दीन ने एक खाट बिछा दी जिसमें फकीर बैठ गए। आयशा पास ही हाथ जोड़े खड़ी थी। आयशा को देखकर वो बोले, बेटी एक लोटा पानी लेके आ। और फिर झोले में से एक हकीक का तावीज निकालकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। या अल्लाह, शमशुद्दीन नूर के कमरे से उसे बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे, मगर नूर किसी भी तरह से बाहर आने को तैयार न था। पर लगभग कंकाल हो चुके इस लड़के को खींच कर लाने में उन्हें ज्यादा ताकत नहीं लगाने पड़ी। खींच कर वो उसे बाहर ले आए और फकीर के सामने बिठा दिया। फकीर ने उसकी तरफ देखा ही था कि अचानक वो अजीबोगरीब आवाज से फकीर की तरफ देखने लगा। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है बेटा? बोल। कहते कहते फकीर ने अपनी हकीक की वो माला उसके सिर पर लगा दी, मगर आश्चर्यजनक तौर पर नूर के मुंह से कोई और ही आवाज निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोज़ख की गहराइयों से वो आवाज निकल कर आ रही है। अचानक ही फकीर बोले, बेटी तेरे घर में तूने मुर्गी पाली है, एक मुर्गी निकाल और उसे हलाल कर और जल्दी लेकर आ, तब तक मैं इसे देखता हूं। कुछ ही देर में आयशा मुर्गी लेकर वहां उपस्थित हुई। फकीर ने शमशुद्दीन से कहा, बेटी से वो मुर्गी ले ले और बेटी तू जा, घर के अंदर जा, यहां औरतों का रहना सुरक्षित नहीं है। घर की किवाड़ बंद कर ले और बाहर नहीं आना। कोई भी आवाज हो, कैसी भी बात हो, बाहर नहीं आना। आयशा घर के अंदर चली गई। इसके बाद फकीर नूर की तरफ देखने लगा।
तो तू नहीं छोड़ के जाएगा इसे? रुक, अभी मैं तुझे अल्लाह की ताकत दिखाता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही उसने अपने हाथों में पकड़ी माला फिर से नूर के सिर पर छुआ दी। छटपटा उठा नूर, जैसे जैसे बिजली का झटका लगा हो। दूर छिटक गया। अचानक ही एक बार फिर से उसके मुंह से खून की उल्टी निकल आई, मगर इसके साथ साथ कुछ काला काला चीज भी बाहर निकला जो जमीन पर पड़कर छटपटाने लगा और फिर गायब हो गया। शमशुद्दीन ने देखा नूर का चेहरा पहले से सामान्य होता जा रहा है। फकीर ने शमशुद्दीन की तरफ मुड़कर बोला, बेटा, तेरी औलाद को जिन्न ने पकड़ा है, मगर ये कोई ऐसा वैसा जिन्न नहीं है। ये घूल है जो कब्रिस्तानों में रहता है। इसका काम वहां से कब्रों को खोदकर उनमें पड़ी लाशों को खाना है। इसके साथ साथ ये कभी कभी इंसानों पर भी हमला करके उन्हें खा जाते हैं और कभी कभी किसी इंसान के शरीर को अपना घर बना लेते हैं। लगता है तेरा बेटा रात में कब्रिस्तान में गया था और वहीं से घूल ने उसके शरीर पर बसेरा बना लिया है। मगर चिंता मत कर, मैं उसे यहां से भगा के रहूंगा। ला मुर्गी जो तेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, ला। तुरंत ही शमशुद्दीन ने मुर्गी फकीर को दे दी। फकीर ने मुर्गी को उठाकर एक तरफ हवा में उछाल दिया और देखते ही देखते मुर्गी हवा में गायब हो गई। मगर इसके साथ साथ वातावरण में गूंज उठी एक आवाज, जैसे कोई कुछ चबा कर खा रहा हो। इसे नंगी आंखों से देखना संभव नहीं, अभी मैं तुझे दिखाता हूं। लोटे में से कुछ पानी लेकर फकीर ने फिर कोई मंत्र या वजीफा पढ़ा और फिर एक तरफ छिड़क दिया। सामने का दृश्य देखकर शमशुद्दीन जैसे कांप उठा। एक अजीबोगरीब आकृति वहां पर बैठी हुई थी जो इंसान और कंकाल दोनों की सी लग रही थी। शरीर जैसे सालों से कब्र में पड़ा हुआ हो, इस तरह से सड़ चुका था। हाथ और पैर शरीर के मुकाबले काफी बड़े बड़े थे और वहां बैठकर वो उसी मुर्गी को चबा चबा कर खा रहा था जो अभी उसने फकीर को दी थी और फकीर ने हवा में उछाल दी थी। शमशुद्दीन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बाबा इसे हमारी रक्षा करिए। घबरा मत, जब मैं आया हूं तो इसे जाना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर फकीर ने लोटे को अपने सामने रखा और कोई वजीफा पढ़ने लगा। फिर लोटे के पानी पर फूंक मारी और फिर लोटे का पानी उछाल दिया उस भयानक आकृति की तरफ। पानी छुआते ही आकृति के शरीर में आग लगे। एक भयानक चीख वातावरण में गूंज उठी और देखते ही देखते आकृति राख में बदलकर हवा में गायब हो गई। अब तक नूर बेहोश हो चुका था। फकीर बोला, बेटा, इसे ले जाकर इसके कमरे में लिटा दे। अब वो शैतान कभी इधर नहीं आएगा। मगर हाँ, मेरी सलाह यह है कि कब्रिस्तान की इधर की इस दीवार को ऊंची करा दे ताकि आसानी से कोई उधर ना जा सके और कोई इधर से ना आ सके। और थोड़ा संभल कर रहा कर। हालांकि मैंने तेरे घर को वजीफे से बांध दिया है, अब उधर से कोई भी शैतान इधर नहीं आएगा। जा, इसे कमरे में लिटा दे। बाबा आप? मैं यही हूं, जा इसे लिटा दे, फिर मुझे दरगाह तक छोड़ आना। तुरंत ही शमशुद्दीन नूर को लेकर कमरे में चला गया। कमरे में लिटाकर शमशुद्दीन जैसे ही बाहर निकला, बाबा वहां नहीं थे। वो दौड़कर आसपास देखने लगा मगर बाबा कहीं नहीं थे। वो चौंक पड़ा, अरे कोई इंसान ऐसे कपूर की तरफ गायब कैसे हो गया? अभी तो वो यहां थे और अभी। अगले दिन नूर की हालत काफी अच्छी थी। आज उसने कई दिनों बाद खाना खाया था, मोबाइल को भी हाथ में लिया था। बहुत दिनों बाद शमशुद्दीन के घर में जैसे शांति छा गई थी। आज खुशी खुशी वो दफ्तर जा रहा था, मगर दफ्तर जाने से पहले
एक बार दरगाह पर बाबा का शुक्रिया अदा करने के लिए रुका, मगर बहुत खोजने के बाद भी बाबा उसे दरगाह पर नहीं मिले। तब दरगाह के पास ही फूल और चादरों की एक दुकान में जाकर उन्होंने पूछा, भाई साहब, यहाँ पर एक फकीर रहते हैं, काला लबादा पहनते हैं, कल ही मैं उनसे मिला था। दुकानदार एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर अचानक एक दुकानदार बोला, भाई साहब, मैं तो 10 साल से यहाँ दुकान लगा रहा हूँ, ऐसा कोई फकीर तो आज तक नहीं देखा मैंने यहाँ। क्या? मगर अच्छा, ये दरगाह किसकी है? ये काले बाबा की दरगाह कहलाती है। अल्लाह के बहुत पहुंचे हुए बंदे थे, जन्नत नशी होने के बाद भी उनकी दरगाह हमेशा लोगों की मदद करती है। मुसीबत में पड़े हुए बहुत से लोगों ने उनकी मदद से मुसीबत से बाहर निकला है। सुनकर चौंक पड़ा था शमशुद्दीन। काले बाबा?